हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में। बहुत दिन से आप इसका वेट कर रहे होंगे कि इंडिया चाइना से कब पढ़ाएंगे, तो लो आज आ गया है इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया चाइना का रिलेशन जो है वो कैसे इवॉल्व होता गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बना 1947 में, चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट बना 1949 में, और इंडिया ऐसा पहला नॉन कम्युनिस्ट स्टेट था। चाइना कैसा कंट्री बना? कम्युनिस्ट। उसमें कौन आए? माओ जेदांग। माओ का नाम सुना होगा आपने। इंडिया में माओइस्ट लोग जो होते हैं, माओ को फॉलोअर, उनको क्या बोलते हैं? माओइस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो माओ जेदांग ने चाइना को एक कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया। अब कम्युनिस्ट स्टेट तो रिकॉग्नाइज करेंगे चाइना को, जो पहले से कम्युनिस्ट स्टेट है, रशिया वगैरह यूएसएसआर के पार्ट। बट इंडिया ऐसा नॉन कम्युनिस्ट स्टेट्स में पहला कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया चाइना को। चाइना को यूएन में रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने प्रमोट किया, फेवर किया। और बाद में आपको पता ही है, जब लास्ट क्लास में मैंने आपको पंचशील पढ़ाई किया था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए पंचशील वगैरह के लिए। चाइना ने क्या किया? तिब्बत को फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया 1950 में। तो इसके पहले तिब्बत कैसा था? तो इसके पहले अब नीचे वाला पोर्शन जो चाइना का है, इंडिया सटा हुआ, वो तिब्बत है। आगे मैं आपको मैप दिखा दूंगा। तो तिब्बत ऑब्वियसली कभी चाइना का पार्ट रहा था बहुत पहले। ठीक है, लूज टेरिटरी था, ऐसा आप समझ सकते हो। तो चाइना ने कभी चाइना का पार्ट रहा था, ये क्लेम करते हुए तिब्बत को 1950 में कैप्चर कर लिया। अब तिब्बत को कैप्चर कर लेगा और इंडिया के साथ, नेहरू जी के साथ डील साइन कर ली पंचशील की, जिसमें चाइना के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग क्या करेंगे? बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि हाँ जो इनका इंटरनल अफेयर्स है वो इंटरनल अफेयर्स है। और इंडिया और तिब्बत के बीच के लिए ट्रेड रूट कैसे बनाया जाए, ट्रेड कैसे किया जाए, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया और चाइना के रिलेशन पंचशील के बाद बहुत बेहतर होते जाएंगे। बट दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पूरा टाइमलाइन पढ़ देते हैं। ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी वे में कहानी की तरह कि 19 उसके बाद से क्या हुआ। फिर 1962 में वॉर हुआ। वॉर में इंडिया लगभग आप समझ सकते हो हार गया। 1962 के बाद लगभग 14-15 साल रिलेशन फ्रोजन रहे इंडिया और चाइना के रिलेशन में। कुछ कोई बातचीत, कुछ ऐसा नहीं, कोई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जा रहा, वहां का प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आ रहा, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक तरह से बंद रही। तो चाइना इस टाइम पे इंडिया से दूर जाता गया और पाकिस्तान के पास जाता गया। पाकिस्तान एक तरह से फिर धीरे धीरे उसका प्रॉक्सी बनता गया। प्रॉक्सी मतलब होता है जैसे आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो ना, वही वाली बात। तो चाइना जो है पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने लग गया। 1988 में राजीव गांधी जी जो थे वो फिर चाइना गए। चाइना जाने के बाद से आइस ब्रेक हो गया। आइस ब्रेक बोलते हैं, बड़ा ही बढ़िया टर्म है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, खासकर आप आईआर पढ़ रहे हो तब। आइस ब्रेक मतलब कि फ्रोजन था रिलेशन दोनों के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में। उस फ्रोजन आइस को ब्रेक करने का काम किसने किया? राजीव गांधी जी ने किया 1988 में। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना के, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा और बॉर्डर पे जो भी टेंशन वगैरह है उसको डिफ्यूज किया जाए, कम किया जाए। फिर 1993 में नरसिम्हा राव वहां पे गए और वहां पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं इंडिया चाइना के लिए, और LOC यूज करते हैं हम लोग पाकिस्तान के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए। फिर आगे वाजपेयी जी जब विजिट करने गए तो रिलेशन थोड़े और अच्छे हो गए। ठीक है, बट आप समझो कि गालवान क्लैश लास्ट ईयर हुआ, उसके पहले वहां पे आपका डोकलाम पे क्लैश हुआ। तो इन क्लैशेस से पहले इंडिया चाइना के रिलेशन ठीक ठीक आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इवन गालवान जब से हो गया है तब से ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है। और ठीक है, डोकलाम के बाद भी थोड़ा रिलेशन और इम्प्रूव हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हुआ था। 2003 के बाद से इंडिया और चाइना का रिलेशन आप कैसे कैसे बोल सकते हो? बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। क्या हमारे बीच कोऑपरेशन है? तो बिल्कुल है। बेस्ड ऑन कंपटीशन, कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है, और डिस्कॉर्ड भी है। कंपटीशन है कि हमें आगे बढ़ना है तो उसको आगे बढ़ना है, डिस्कॉर्ड भी है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में। ये अच्छा आप इंट्रोडक्शन का लाइन यूज कर सकते हो। अब कोऑपरेशन किन किन टर्म्स पे है?
कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन के टर्म पे है। अगर हम बिजनेस की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो 90 बिलियन यूएस डॉलर, बहुत ज्यादा है। किसी भी साउथ एशियन कंट्री से आप कंपेयर कर लो तो ये बहुत ज्यादा है। 2017-18 में इतना का ट्रेड हो चुका है। ठीक, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट बहुत जगह जाते हैं, तो इंडिया, यूएस भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। एंड हम लोग क्या करते हैं, 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर चाइना। मतलब कि बाकी जगह जितना जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चाइना किस नंबर पे आता है, 24th नंबर पे आता है। थोड़ा पीछे आप समझ सकते हो, बट हम लोग वहां से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, तो डायमंड करते हैं, कॉटन यार्न करते हैं, कॉपर, आयरन ओर, ये सारी चीजें हम लोग उसको करते हैं एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कुछ भी खरीद लो आजकल, ठीक है, मोबाइल वगैरह जितना देख ही रहे हो, सब कुछ हम लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, चाइना से ही मंगा रहे हैं। फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चाइना से आ रही हैं। ठीक है, इंडो चाइना इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग इंडिया और चाइना के बीच में उनके थ्रू होते रहता है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, नीति आयोग का चेयरमैन होंगे अपने प्राइम मिनिस्टर। तो वाइस चेयरमैन एक परमानेंट बनाए जाते, टेम्पोररी बेसिस बनाए जाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वो वाइस चेयरमैन के साथ चाइना के इक्विवेलेंट वहां पे जो बॉडी है, वहां पे एक कॉमर्शियल रिलेशन बनाने के लिए डायलॉग्स होता है। डायलॉग्स होगा तो पता चलेगा कि दोनों में क्या डिस्प्यूट है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। इकोनॉमिक डायलॉग फॉर कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। तो इन सारी चीजों पे भी हमारे डायलॉग्स एक दूसरे कंट्रीज के बीच में होते रहते हैं। हमारी बैंक भी वहां पे, बैंक की ब्रांचेज भी हैं, एसबीआई के ब्रांच है, कैनरा का ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच है, वैसे ही चाइनीज बैंक के भी ब्रांच इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर एक दूसरे कंट्री की बैंक एक दूसरे कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे भी हम एक दूसरे के साथ काफी काम कर रहे हैं। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ट्रेड, स्किल डेवलपमेंट, आईटी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, सबके लिए बनाया जाता है इंडिया और चाइना के जो भी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इनके द्वारा। कल्चरल रिलेशन भी काफी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा दंगल, आमिर खान की मूवी, वहां पे जाके बहुत पैसे कमाई, तो ऑब्वियसली कल्चरल रिलेशन भी काफी स्ट्रांग है। बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है चाइना से पहले इंडिया आते रहे हैं सिल्क रूट, मतलब पहले सिल्क सप्लाई करता था पूरे वर्ल्ड को चाइना, तो उसको जिस जिस रूट से जाता था उसको सिल्क रूट कहा गया। तो सिल्क रूट से चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आते रहे। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेनसांग, फायान। देखो वेनसांग, फायान नाम जहां जहां पढ़ोगे थोड़ा बहुत स्पेलिंग अलग अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी स्पेलिंग लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के स्कॉलर भी वहां गए। ठीक है, जो लोग बुद्धिज्म वगैरह से प्रमोट, बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, वहां जाके बुद्धिज्म प्रमोट वगैरह करने के लिए। तो कल्चरल रिलेशन हमारा आज से नहीं है, बहुत पहले से है इंडिया और चाइना के बीच में। हम लोगों ने, अब हमारे पास वैदिक सिविलाइजेशन था। एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो समझे होगे कि वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग के पास था। ठीक है, फिर लेटर वैदिक पीरियड, ये सब चीजें आई। उनके पास क्या था, शांग झोउ सिविलाइजेशन उनको बोला जाता था। तो ये लगभग 1500 से 1000 बीसी पहले ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे। तो इनके बीच में भी एविडेंस मिला है कि लिंग्विस्टिक एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान बातों का और इन सब चीजों का लिंग्विस्टिक एक्सचेंज हुआ है। कुंगफू को भी ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है। कुंगफू नाम सुना ही होगा यार, मार्शल आर्ट है। मार्शल मतलब जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनका आर्ट है एक तरह से। ठीक है, तो कुंगफू का भी लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन का मार्शल आर्ट है। उन लोगों ने ये सीख के और डेवलप किया हुआ है। बुद्धिस्ट टेम्पल हम लोगों ने वहां पे बनवाया है, लुआंग, हेनान प्रोविंस में। ठीक है, तो हम लोग भी काफी काम करते आए हैं। योगा वहां पे बहुत फेमस है। और साथ साथ में यहाँ देखो, हर गली नुक्कड़ पे आपको बाकी जो चाइनीज फूड्स हैं वो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चाइनीज फूड बहुत सारे जो चाइना में नहीं इतना पॉपुलर, इतना फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस होते आ रहे हैं। ठीक है, ब्रूसली की मूवी आपने देखी होंगी, जैकी चैन की मूवीज आप देखते ही होंगे। तो ये सारी जो भी उनकी मूवीज है हम लोग भी देखते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छा। एजुकेशनल रिलेशन, यार डॉक्टर लोग आजकल बहुत पढ़ने जा रहे हैं चाइना में, जिनको मेडिकल एमबीबीएस वगैरह करना होता है, चाइना बहुत लोग जा रहे हैं ऐसा।
थोड़ा सा इजी पड़ता है अगर इंडिया के vis-a-vis बात करो तो। इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में 1 करोड़ तक का फीस आ जाता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहो। चाइना में कॉम्पिटिटिवली कम पड़ेगा, तो चाइना बहुत से बच्चे जाते हैं अगर उनको एमबीबीएस करना होता तो। बाकी कंट्रीज भी जाते हैं, कजाकिस्तान वगैरह भी जाते हैं, रसिया वगैरह भी जाता है और चाइना भी जाता है। ठीक, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम 2006 में साइन किया गया और साथ में हिंदी को प्रमोट करने का भी काम हम वहां पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एजुकेशनल रिलेशनशिप आजकल बहुत धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होती गई है। इनफैक्ट एमएस वगैरह करने के लिए, मास्टर इन इंजीनियरिंग करने के लिए भी इंडिया से लोग चाइना में जाते रहे हैं। ब्रिक्स थिंक टैंक, ब्रिक्स का नाम सुना होगा यार। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रियां मिला के कौन सा ग्रुप बनता है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स में इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है। तो ब्रिक्स का भी एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी, तो हम लोग यहाँ भी एक साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। जो एक दूसरे की एम्बेसी है, इंडिया के जो एम्बेसी है चाइना में, वो डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ, वहां की यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड रहती है कि वहां के स्टूडेंट्स को, यहाँ के स्टूडेंट जो वहां जा रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो और जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो उनको दूर किया सके। तो हम लोग एजुकेशनल लेवल पे भी अच्छा कोऑपरेशन एक दूसरे के बीच है, खराब कोऑपरेशन नहीं है। अब बात आती है कि इश्यूज क्या है। तो सबसे बड़ा इशू जो है, मेजर इशू आप बोल सकते हो, बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है। बॉर्डर डिस्प्यूट, बांग्लादेश के बाद जो सबसे बड़ा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, बांग्लादेश के बाद बोला है, याद रखना, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं? चाइना के साथ। कौन कौन सी स्टेट से होके जाता है? अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन गया? जम्मू एंड कश्मीर जो है अब बन गया लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख, ये यहाँ से बॉर्डर हमारे शेयर होते हैं। मैकमोहन लाइन बॉर्डर को डिलिनिएट करता है इंडिया और चाइना के बीच में, जहां तक अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर की बात आती है। बट चाइना उसको नहीं मानता है। चाइना बोलता है कि नहीं, जो अरुणाचल है वो चाइना का ही पार्ट है, बहुत सारा पार्ट अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि वो तिब्बत का पार्ट है। ये थोड़ा आगे डिटेल में मैं आपको मैप से समझा दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या था? हुआ वही था, वापस से हम बात कर लेते हैं। तिब्बत को ऑक्युपाई उन्होंने 1950 में कर लिया था, क्योंकि जो कॉलोनियल रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉपर डिलिनिएशन नहीं किया था, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं किया था कि चाइना की बॉर्डर कौन है, तिब्बत की बॉर्डर कहां तक है, इंडिया के बॉर्डर कौन है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम चलते हुए आ रहा है। चाइना क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन को क्लेम करता है कि वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। अक्साई चीन को वो ऑलरेडी एक्वायर कर ही चुका है, और साथ साथ वो अरुणाचल प्रदेश से जो भी लोग चाइना जाते हैं वो उनको वीजा नहीं देता, स्टेपल वीजा देता है। मतलब स्टेपलर यूज करके एक पर्ची पे वीजा के साथ मोहर मार के और उसको स्टेपल कर देता है कि नहीं, जो अरुणाचल से जो लोग आ रहे हैं वो तो चाइनीज नेशनल है, उनको वीजा देने की क्या जरूरत है, इसलिए स्टेपल करके वीजा देता है। ये सब हथकंडे चाइना अपनाता है। ठीक है, अब एक एक करके सेक्टर की बात कर लेते हैं कि 3 बॉर्डर को आप, इंडिया चाइना बॉर्डर को अगर 3 पार्ट में बांट दो तो वेस्टर्न सेक्टर आ जाएगा, जिसमें गालवान वैली आ गया, लद्दाख वाला एरिया आ गया। फिर आएगा मिड सेक्टर आ जाएगा, जिसमें आपका उत्तराखंड वगैरह वाला एरिया आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका ईस्टर्न, जिसमें अरुणाचल, सिक्किम, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर की हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में ऐसा क्या क्या है। वेस्टर्न सेक्टर में 2152 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है। अक्साई चीन पे हमारा क्लेम है। ठीक है, बट उसको कौन एक्वायर करके बैठा है? चाइना एक्वायर करके बैठा है। अब देखो, 2 लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। एक बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, एक जॉनसन भाई साहब को अपॉइंट किया था, उन्होंने जॉनसन लाइन बना दिया। बोला कि ये जॉनसन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को अलग करता है, इधर लद्दाख वाले रीजन में। फिर बाद में मैकडोनल्ड भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं, मैकडोनल्ड लाइन जो है वो चाइना और इंडिया को अलग करता है। तो पहले जॉनसन भाई साहब आए जो 1865 में है, इनके अकॉर्डिंग अक्साई चीन हमारा है। बाद में मैकडोनल्ड भाई साहब आए 1893 में, इनके अकॉर्डिंग जो अक्साई चीन है वो चाइना का कंट्रोल में है। तो चाइना बोलता है कि नहीं, हम मैकडोनल्ड लाइन मानेंगे। हम बोलते हैं कि हम लोग जॉनसन लाइन को मारेंगे। देखो, ये लद्दाख वाला रीजन आप देख रहे हो ना, अब ये ध्यान से देख लो, ये मोटा वाला जो है ब्लैक, ये है जॉनसन लाइन, जॉनसन अर्दगा। तो ये बाद वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये जो बॉर्डर है ये कहीं ना कहीं ये जॉनसन लाइन है, जो हमारा क्लेम है,
1 पे यही है, ठीक है, ये देखो 1, ठीक है ना 1। तो ये हमारा क्लेम है कि ये यहाँ तक जो बॉर्डर है ये हमारा है, बट ये वाला जो डॉट 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 नंबर 2 वाला जो इलाका है ये वाला है मैकडोनल्ड लाइन। अब चाइना बोलता है कि नहीं ये वाला जो है यहां तक उसका होना चाहिए, बट 1962 वॉर में क्या किया उसने यहां तक एक्वायर कर लिया, जो व्हाइट 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 देख रहे हो ना यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां तक वो एक्वायर करके बैठा है। तो लाइन ये यहां तक एक्वायर करके बैठा है, और यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो ये पैंगोंग लेक है, इसके बीच से होके गुजरता है। यहाँ पे देखो कुछ चुस्चुल है, ये इनका नाम आप बार बार सुन रहे होगे जब भी आप देखते हो गालवान वैली गालवान वैली। गालवान वैली का मैप लास्ट में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हमारी आर्मी एक दूसरे से भिड़ रही है, तो पैंगोंग लेक ये है, चुस्चुल ये है, और यहाँ पे हमारा दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पे क्या है, एयर बेस बनाया गया है। तो बहुत इतनी ऊंचाई पे जाके थोड़ी सी सपाट जगह मिली, हमने वहां पे मस्त एयर बेस बना दिया। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको मिल गया कि अगर यहाँ चाइना कुछ युद्ध करने आ रहा है तो हमारा एयर बेस पास बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जनरली प्रीलिम्स के लिए या फिर पीसीएस वाले प्रीलिम्स के लिए पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैकमोहन लाइन क्या है, मैकडोनल्ड लाइन क्या है, जॉनसन लाइन क्या है। तो अभी हमने जॉनसन लाइन पढ़ लिया और मैकडोनल्ड लाइन पढ़ लिया, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में रेडक्लिफ लाइन था, अगर मैंने नहीं लिखवाया होगा तो आप सुन लेना रेडक्लिफ। यहाँ पे जॉनसन और इसकी बात हो गई, मैकडोनल्ड लाइन की बात अभी तक हम लोग कर लिए। मैकमोहन लाइन कहाँ पे आता है, तो अरुणाचल वाले हिस्से में आता है। देखो ये वाला मैकमोहन लाइन है, जो हम बोलते हैं कि मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग ये पूरा अरुणाचल जो है ये हमारा होना चाहिए, बट इसको चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं, वो उसका हिसाब से ये वाला इसके ऊपर का एरिया अरुणाचल वाला उसका है, क्योंकि ये तिब्बत का पार्ट है। देखो ये पूरा एरिया जो है ना, यही एरिया जो है तिब्बत है, और चाइना के अकॉर्डिंग नीचे वाला एरिया भी तिब्बत ही है, ठीक। ये तो इसीलिए अरुणाचल के लोगों को वीजा स्टेपल करके देते हैं, वीजा अलग से वीजा मार के नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट। हमने वेस्टर्न सेक्शन की बात कर ली, मिडिल सेक्शन ये रहा, इसमें इतना कुछ डिस्प्यूट खास है नहीं, ठीक है। ये वाला उत्तराखंड वाले रीजन में कुछ खास डिस्प्यूट की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट, यही गालवान वैली आपके सिक्किम में आ जाता है, यहाँ पे थोड़े बहुत डिस्प्यूट की बात चलती है कभी कभी, बट मेजर डिस्प्यूट या तो इधर वेस्ट साइड में रहेगा या तो इधर ईस्ट साइड में रहता है। मिडिल सेक्टर की बात करो, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड, यहाँ पे कुछ खास डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट देखने की बात नहीं मिली गई। ईस्टर्न सेक्टर 1140 किलोमीटर का बाउंड्री फिर से है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है, क्योंकि 1914 में मैकमोहन लाइन बनाया गया, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया और चाइना से रिप्रेजेंटेटिव थे। तो चाइना बोला तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्या है, तिब्बत पे तो क्लेम पहले से करता ही था, तो इसीलिए चूंकि तिब्बत उसका ही है इसलिए मैकमोहन लाइन उसने माना नहीं, ठीक है। 1914 में तिब्बत उसके पास था नहीं, 1950s में आया, तो इसीलिए उसने इसको मानने से मैकमोहन लाइन को इनकार कर दिया। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद आता है वाटर डिस्प्यूट। यार ब्रह्मपुत्रा जो है वो वहीं से होके आती है, और ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लाइफ लाइन भी है, एक तरह से बांग्लादेश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग वहां पे लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, डैम, ये सब सारी चीजें चाइना बना रहा है, ठीक है। नहर वहर बना रहे, कैनाल बना रहा है। तो इससे क्या कर रहा है, अगर बाकी यहाँ से कनाल बना के पानी कम कर देगा तो ब्रह्मपुत्रा का पानी कम हो जाएगा। अगर इसके आसपास डैम बना देगा अरुणाचल के आसपास, ठीक है, तो भारी डैम से अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या डैम अचानक से टूट गया तो आसपास के एरिया पूरे फ्लडग्रस्त हो जाएंगे, ये सारे चांस रहते हैं। अगर इंडिया चाइना का डिस्प्यूट हो गया तो पानी रोक के बैठ सकता है। तो यार ये पानी का डिस्प्यूट जो है बहुत गहरा डिस्प्यूट है, ठीक है। इंडिया और चाइना की बात वापस से कर लो, तो अगर ब्रह्मपुत्रा में कितना पानी आ रहा है, कितना जा रहा है, तो यहाँ से वो डेटा हमें भेजेगा इधर के एरिया का। तो यहाँ जो भी आसाम में फ्लड आता है ब्रह्मपुत्रा की वजह से, उस फ्लड को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जब हम वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं। तो यही सारी चीजों को हमने एक एक करके यहाँ पे लिख दिया है कि आर्टिफिशियल लेक बना रहा है वाटर डाइवर्ट करने के लिए। 2016 में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के शेयर करने के लिए 3 मंथ जो आपका सीजन आता है रेनी सीजन, उसमें अग्रीमेंट साइन हुआ था। बीच में 1 साल चाइना ने उसको प्रोवाइड नहीं भी किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं।
ब्रह्मपुत्र रिवर को वहां पे यारलंग बोलते हैं चाइनीज साइड में ना। तो वहां पे अब चाइना सिर्फ ये इंडिया के साथ नहीं करता, बाकी कंट्रियां जो है उससे आसपास ही तो म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है। तो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से होके मेकोंग रिवर फ्लो करती है, वो चाइना से निकलती है और इन 5 कंट्रियों से होके जाती है। ठीक है, मतलब चाइना प्लस ये 4 कंट्री। और जहां तक बात करो ब्रह्मपुत्र की, तो फिर चाइना से आती है चाइना, फिर जाएगी इंडिया में और फिर जाएगी बांग्लादेश में। तो वो मेकोंग रिवर के साथ भी ऐसा करता है, बाकी कंट्रीज के साथ भी प्रॉब्लम रहती है। डैम और अब ज्यादा बनाओ तो उससे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी काफी देखने को मिलता है। अब इंडिया को इसको क्या चैलेंजेस मिलेगा, तो डैम तो मैंने आपको बता ही दिया। डैम बनने से क्या होगा, यहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल क्वालिटी जो है वो थोड़ी डिटोरिएट करने लगेगी। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उससे काफी रिड्यूस होती है। सेंसिटिव जोन है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट ब्रह्मपुत्र के अराउंड ज्यादा है। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे और साथ में जीव जंतु, ये ज्यादा रहते हैं। फ्लोरा फौना देखो, फ्लोरा फौना कलेक्टिवली पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम लोग फ्लोरा एंड फौना बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये वहां ब्रह्मपुत्र के अराउंड ज्यादा पाए जाते हैं। पानी कम होगा तो नेचुरली उससे दिक्कत होगी और इनका जो हॉट स्पॉट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरह से इन्वायरमेंटल कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न, सिस्मोलॉजिकल कंसीडर मतलब अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया। वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन सारे जगहों में, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आता है दलाई लामा और तिब्बत। तो तिब्बत के पीपल ने अपराइजिंग स्टार्ट किया 1950 में, जब एक्वायर कर ही चुका था चाइना तिब्बत को, तो तिब्बत ने उतना उस समय रेसिस्ट नहीं किया, बट बाद में लीडर वीडर उभर के जो है अपराइजिंग स्टार्ट किया अगेंस्ट द चाइना। चाइना ने क्रैक डाउन स्टार्ट किया अपने मिलिट्री को लेके, तो वहां से लोगों को भागना पड़ा। ठीक है, दलाई लामा जी अपने सपोर्टर्स के साथ इंडिया में आ गए उस समय पे, और उसी के बाद से इंडिया और चाइना का रिश्ते थोड़े और खराब हो गए, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो दलाई लामा एक तरह से इंडिया आके और एग्जाइल में यहाँ से तिब्बत को कंट्रोल करते हैं, कम से कम स्पिरिचुअली कंट्रोल करते हैं ऐसा कहा जाता है, और इसलिए इंडिया से चाइना काफी नाराज भी रहता था। ठीक है, अभी भी रहता है इनफैक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट, तो यार ट्रेड तो हमने बोल दिया $90 बिलियन का है यूएसडी, बट $58 बिलियन हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। डेफिसिट मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट, वो ज्यादा पैसे लेता है हमसे और हम कम पैसे ले पाते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट होने की वजह क्या है, तो वजह यह है हम उनको कच्चा माल बेचते हैं। कच्चा मतलब रॉ मटेरियल, और वो हमें फिनिश्ड गुड बेचता है। फिनिश्ड मतलब बना हुआ सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब चीजें बेचता है। हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहां से बना बनाया सामान इंडिया में बेचते थे। इसी तरह उनकी इकोनॉमी मजबूत होते गई, हमारी इकोनॉमी कमजोर पड़ते गई। तो कुछ इस तरह से भी हो रहा है इंडिया और चाइना के साथ साथ में। इसीलिए मेक इन इंडिया कैंपेन मोदी जी ने स्टार्ट किया, बट बहुत ज्यादा फायदा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। हाँ, स्टार्ट किया तो कुछ फायदा तो उसका जरूर है मेक इन इंडिया का, कि इंडिया में आओ और मैन्युफैक्चरिंग करो, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़े। इसके अलावा और क्या करता है, चाइना मार्केट नहीं देता। हम लोग आईटी इंडस्ट्रीज में थोड़ा एडवांस है ना, फार्मास्यूटिकल में थोड़ा ठीक ठाक है, तो ऐसी जगह पे अपने सेक्टर्स को ओपन नहीं करता हमारे लिए, सिक्योरिटी कंसर्न और कुछ कुछ कंसर्न बोल के। और साथ साथ में यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डंप कर जाता है। डंप मतलब क्या होता है, बल्क मात्रा में यहाँ फेंक जाता है। मान लो कोई चाइनीज खिलौना बना जो इंडिया में, इंडिया के हिसाब से 10 रुपए चाइना में लागत पड़ती। चाइनीज गवर्नमेंट क्या करता है, 10 रुपए की जगह एक्सपोर्ट सारी चीजें हटा के, वहां पे जो भी टैरिफ हटा के उसको इतना सस्ता कर देता है कि जो प्रोड्यूसर है उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब छूट दे के कि 10 की जगह 8 रुपए में वो बना ले, और इंडिया में 8 रुपए में ही ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मान लो 1 रुपए और लेके 9 रुपए में यहाँ भेज दें, लेकिन और बल्क में भेजे एकदम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट। बट इंडिया में ऐसे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी खर्च ज्यादा, बाकी खर्च ज्यादा। ठीक है, तो इंडिया में देखोगे तो सेम खिलौना 20 रुपए का इंडियन कंपनी का मिलेगा, तो ऑब्वियसली खिलौने किसके खरीदोगे, चाइनीज कंपनी के। तो ये डंपिंग का काम चाइना वाले बहुत ज्यादा करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह करते हैं। तो ट्रेड डिस्प्यूट मेजर डिस्प्यूट है। अभी अगर आप बात सुनो उनकी, जो सोनम वांगचुक है, तो सोनम वांगचुक लद्दाख के क्या कहते हैं,
वो यही कहते हैं चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट करो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि और इंडिया में बनाना स्टार्ट करो। तो पर्सनल मानना भी यही है कि अगर आप कुछ भी गुड्स खरीद रहे हो तो आप देखो क्या आपको अल्टरनेटिव टू चाइनीज गुड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है तो आप बिल्कुल खरीद लो, और नहीं अवेलेबल है तो जो मिल रहा है वो खरीद लो, क्योंकि जरूरत तो फुलफिल करना ही है। यहाँ तक कि चप्पल और जूते भी चाइनीज आने लगे यार, चप्पल जूते तो खुद बना ही सकते हो, उसके लिए इंडिया वाली कंपनीज बना ही सकती हैं, तो उसके लिए बाहर के चाइनीज गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे किल्लत है, स्कार्सिटी है, वो आप चाइनीज गुड्स खरीदो, वो बात समझ में आती है। आजकल आपने देखा होगा तो हर जो भी प्रोडक्ट है उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख के आता है, मेक इन चाइना है, मेक इन इंडिया है, मेक इन वियतनाम है, मेक इन साउथ कोरिया है, तो जिससे थोड़ी क्लैरिटी और आए और लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल हो कि हाँ वो सामान खरीद रहे हैं तो कहाँ का खरीद रहे हैं। ठीक। टेररिज्म की बात करो यार, चाइना तो है ही पाकिस्तान के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाला, पाकिस्तान को वो फंड करता है, पाकिस्तान मसूद अजहर को करता है। मसूद अजहर यहाँ पे आके हमारे आर्मी को मारता है, हमारे लोगों को मारता है। तो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाना था यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां चाइना क्या कर देता था, वीटो। बाद में चाइना ने बहुत बार वीटो करने के बाद एक बार हटा लिया, तो मसूद अजहर को वहां पे ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर लिया गया। ठीक। इसके अलावा चाइना की इनिशिएटिव है ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, BRI। तो ये इस इंडिया के लिए ऑब्वियसली इंडिया को उससे बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, आसपास सब जगह वर्चस्व बना ही रहा है। सीपेक हमने पढ़ ही लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे हमें नुकसान है ही। तो ये सारी चीजें चाइना करते रह रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम लोग बार बार देख ही चुके, जब भी हमने हम्बंतोता पोर्ट पढ़ा, श्रीलंका वाला, पाकिस्तान का ग्वादर पढ़ा, चिटगांव पढ़ा बांग्लादेश का, मारवो अटोल पढ़ा मालदीव्स का। तो मारवो अटोल मान लो स्पेसिफिकली मालदीव्स में नहीं पढ़ा, बट हर जगह वो पोर्ट बना रहा है, एक्वायर कर रहा है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना, इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ऐसे इनसर्कल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो लिखने के लिए आप ये सब चीजें लिख सकते हो, नेवल बेसेज वगैरह बना रहा है, चीजें आप समझ चुके ही हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक फैक्टर या फैक्टर, चाइना पाकिस्तान हर चीज में उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो ऑल टाइम फ्रेंड बोले जाते हैं कि उनकी जो दोस्ती है वो ओशियन से भी गहरी है, उनकी जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ऊंची है, चीनी से भी मीठी है, मतलब शक्कर गुड़ से भी मीठी है, ऐसा वो लोग एक दूसरे के लिए मानते हैं। कौन, चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान का एक्सिस जितना स्ट्रांग होगा, इंडिया के लिए कहीं ना कहीं उतना ज्यादा खतरा तो है ही है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन कर लिया, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग का। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आ गई, ये है चाइना, यहाँ पे आ गया जापान, ठीक, ये आ गया USA, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ये आ गया इंडिया। ठीक है, तो ये चारों कंट्री मिलके एक क्वाड का फॉर्मेशन की अगेंस्ट चाइना, ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हो। बट ये क्वाड ये बोलता है हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। क्वाड अभी पूरी तरह से पिक्चर में नहीं आया, बातें चल रही हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है कि क्वाड में आखिर करना क्या क्या है। तो क्वाड में मेन चीज तो ये है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिले, जो इधर का एरिया है चाइना बाकी कंट्रियों को अपने आसपास नेविगेट नहीं करने देता है, शिप पे लेके घुसने नहीं देता है, तो वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिल सके, चाइना पूरे एरिया को कंट्रोल ना करे, एक्वायर ना करे, इसीलिए क्वाड इन लोगों ने फॉर्मेशन किया। तो क्वाड बनने के साथ साथ चाइना इंडिया से और नाराज हो गया, चाइना बोला नहीं तुम क्वाड बना रहे हो, देखो अब मैं गालवान में क्या करता हूँ। अब ये साउथ चाइना सी की बात कर लेते हैं। देखो साउथ चाइना सी इंडिया और चाइना में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब बहुत जगह पढ़ोगे न्यूज़पेपर में इधर उधर, तो ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। 2019 में मेंस में ये पूछा गया था साउथ चाइना सी के बारे में इंडिया, लेकिन उसमें जो पूछा गया था वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल पूछा गया था। तो थोड़ा स्पेसिफिक चीजें जो होती हैं वो ऑप्शनल में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, और जो जनरल चीजें होती हैं, चलो क्वाड जनरल हो गया, वो लास्ट ईयर इसी साल मेंस में पूछा गया था IR में, आपका इसमें पेपर 2 जो आपका GS पेपर 2 है। ठीक है, तो आपको ये साउथ चाइना सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, GS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें 2-4 आइलैंड आएंगे जो आप समझोगे कि आइलैंड इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के नीचे वाला जो इलाका है इसको आप साउथ चाइना सी ऐसे बोल सकते हो। आसपास की कंट्री कौन है, वियतनाम है, ठीक, फिलीपींस है, यहाँ ताइवान है।
अब ताइवान की हिस्ट्री क्या है, ताइवान की हिस्ट्री आपको बता दूं। चाइना ताइवान एक हुआ करता था, ठीक है। ताइवान यहाँ पे ताइवान के रूलर चाइना में रूल किया करते थे। जब कम्युनिस्ट क्रैकडाउन आया, माओ आया 1949 में, माओ ने क्या किया, खदेड़ दिया। किसको खदेड़ दिया? तो माओ ने वहां के रूलर्स को एक तरह से आप बोल सकते हो खदेड़ के भगा दिया। वो ताइवान में आके सेटल हो गए। तो ताइवान वो लोग क्लेम करते हैं अलग कंट्री है, चाइना वाले बोलते हैं नहीं, कि ताइवान भी उनका ही है, और जो कंट्री ताइवान के साथ रिलेशन रखेगा वो भी फिर चाइना के साथ रिलेशन नहीं रख पाएगा। ताइवान है, यहाँ फिलीपींस है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, मलेशिया है। इसके आसपास जो ये सी है, आप इसको क्या बोल सकते हो, साउथ चाइना सी इसको बोला जाता है। चाइना इसको आसपास बाकी कंट्रियों के शिप वगैरह को यहाँ फटकने नहीं देता है। नेचुरल गैस वगैरह के रिजर्व इसमें बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में एक्सप्लोर और करने के चांसेस हैं। इसी वजह से चाइना बाकी कंट्रियों को आसपास फटकने नहीं देता और चाहता है पूरा साउथ चाइना सी को वो क्लेम करके रखे। तो टाइमलाइन समझ लो, एक कहानी की तरह सुन लो, ठीक है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बट सुन लो। 1994 में यूएन का अनक्लॉस आया। अनक्लॉस मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, ठीक है। तो वो कन्वेंशन बनाया गया कि जो भी सीज है, वो जो समुद्र है, वो कैसे गवर्न किया जाएगा, ये कन्वेंशन बना। 1997 में साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन बना दिया बीजिंग ने। बीजिंग मतलब चाइना ने, ऐसे ऐसे करके बोला ये 9 जो लाइन है, इसके अंदर का जो इलाका है वो चाइना का है। मैं मैप में आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक। 2002 में आसियान और चाइना ने मिलकर डिक्लेरेशन साबित किया साउथ चाइना सी के लिए। आसियान कंट्रीज वही साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, जो 10 कंट्रीज है, उनका ग्रुप को क्या बोलते हैं, आसियान। 2009 में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक नोट्स वगैरह इशू किया चाइना ने क्लेम करने के लिए कि साउथ चाइना सी जो है मेजोरिटी में उसका है। 2013 में फिलीपींस चला गया आर्बिट्रेशन केस लेके लॉ ऑफ सी कन्वेंशन जो था अनक्लॉस के अंदर, उसने केस उठाया और चला गया आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो वहां पे जो डिसीजन हुआ वो फिलीपींस के फेवर में हुआ, बट चाइना उसको आज तक माना नहीं। चाइना बड़ा कंट्री है, रिजेक्ट कर सकता है, यही काम उसने किया। अब 9 डैश लाइन का मतलब क्या है? 9 डैश लाइन मतलब देखो, ये रहा 1 डैश 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डैश लाइन। ऐसे ऐसे चाइना ने लाइन इमेजिनरी अपने मैप में बना दिया। अब बोला कि इसके अंदर का जो इलाका है वो सब उसका है, क्योंकि 2000 साल के पहले से ये चाइना के क्लेम में है, चाइना के आधिपत्य में है। इसमें आइलैंड आते हैं बढ़िया बढ़िया, पार्सल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, ठीक है। तो कभी कभार आइलैंड वगैरह आपसे पूछा जा सकता है कि आइलैंड कहाँ स्थित है, आपसे टेस्ट सीरीज में तो पूछा ही जाएगा बेटा, तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख ही लेना, ठीक। तो ये भी आइलैंड, ये सारे आइलैंड आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो 2000 साल से ज्यादा से ये आइलैंड कहाँ है, तो चाइना के कंट्रोल में है, ऐसा वो बोलता है। तो पूरा 9 डैश लाइन के अंदर जो भी चीजें हैं वो चाइना के अंदर है। इंडिया का क्या है? इंडिया ऑब्वियसली अगर वो वियतनाम और बाकी कंट्रियों कंट्रोल में रहेगा तो उसमें ऑयल, नेचुरल गैस जो मिलेगा, इंडिया उसको अपने फेवर के, अपने यूज के लिए यूज कर सकता है इन फ्यूचर। तो इंडिया का यही इंटरेस्ट है। और चाइना जैसे जैसे अपना टेरिटरी एक्वायर करता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, कोई भी राजा पहले के जमाने में जब और टेरिटरी एक्वायर करता जाता था तो बाकी राजाओं के लिए खतरा रहता ही रहता था, वही इंडिया के लिए भी खतरा है। यूएनएससी की बात कर लो, तो यूएनएससी में अगर बात करें परमानेंट सीट वगैरह की, तो कभी भी चाइना इंडिया के फेवर में रहा ही नहीं है और वीटो वगैरह भी लगाते आया है। फिर एक आता है एनएसजी। एनएसजी का नाम आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, फिलहाल के लिए सुन लो। ये लोग ग्रुप क्या करते हैं, न्यूक्लियर सप्लाई करने का काम करता है। किस काम के लिए? सिविलियन पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो 5 कंट्रीज थी, P5 आप समझ सकते हो, यही P5 कंट्रीज जो न्यूक्लियर वाली कंट्रीज है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, उस टाइम पे 1970s के आसपास में उन वो 5 कंट्रियों ने मिलके ग्रुप बना दिया एनएसजी, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह साइन हो गई और उससे ये बात किया गया कि अब बाकी कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्वायर नहीं कर सकती है। अगर एक्वायर करेगी तो उसको सिविलियन यूज के लिए हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं देंगे, ठीक है। तो इंडिया बोला ये तो गलत बात है भाई, या आप लोग भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो बनाया उसको डिसमेंटल करो। आप लोग बना के बैठे हो, बाकी कोई ना बनाए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इंडिया एनएसजी उस समय पे ज्वाइन नहीं कर पाया।
बाद में जब इंडिया ने एटम बॉम्ब बना लिया तो इंडिया का अगेंस्ट यूएसए भी खड़ा हो गया था, ठीक है, चाइना तो खड़ा रहेगा ही। बाद में धीरे धीरे इंडिया यूएसए के बीच में रिलेशन अच्छे होते गए, तो यूएसए ने बोला कि नहीं नहीं इंडिया को भी एनएसजी में इंक्लूड कर लेते हैं, जब न्यूक्लियर कैपेसिटी इसके पास आई गई तो कर लेते हैं। बट जब चाइना बोला नहीं पाकिस्तान को भी शामिल करो, इंडिया को भी शामिल करना है तो आपको पाकिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से चाइना एनएसजी के लिए भी वहां ब्लॉक करके बैठा है। म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया चाइना, म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होंगे इतने, जब हमारे रिलेशन खराब और अच्छे थे तो अच्छे रिलेशन में दोनों चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, अकेला यूएस डोमिनेटेड ना रहे। हालांकि पीठ पीछे चाइना चाहता है कि वही डोमिनेट करे, बट सामने सामने से क्या बोलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। हमने ब्रिक्स बनाया है, ब्रिक्स के साथ न्यू डेवलपमेंटल बैंक बनाया है, तो न्यू डेवलपमेंटल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में है, ठीक है, और चाइना कहाँ, शंघाई में है। और इंडिया से वहां पहले उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, न्यू डेवलपमेंटल बैंक के आप समझ लो, चेयरमैन समझ लो, वो इंडिया से हुआ करते थे। तो इससे क्या हुआ, बैंक वगैरह जो बनता है तो लोन वगैरह देने का में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये फायदा करता है, ठीक है। तो दोनों कोऑपरेटिव इसमें करते हैं, डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशन में करते हैं। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग के जो रूल है उनको गाइड करता है। इंडिया चाइना एक तरह का स्टैंड लेती है, एग्रीकल्चर पे जब ट्रेड की बात आती है, छोटे मुद्दे पे जब ट्रेड की बात आती है। यूरोपियन कंट्री और यूएसए अलग तरह का स्टैंड लेते हैं, उसमें यूरोपियन कंट्री, यूएसए, जापान ये डेवलप्ड है तो अलग स्टैंड लेते हैं, इंडिया चाइना एक जैसा स्टैंड लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से बिल्कुल हमें बिगाड़ के चलना है, डब्ल्यूटीओ में वहां भी हमें फायदा उसके साथ रहे। एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया और चाइना दोनों साथ है। ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी तीनों तरह का, इसमें रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, ये सारी कंट्री जिसमें है। तो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप में सीधे रशिया का मैक्सिमम पार्ट, रशिया का थोड़ा पार्ट यूरोप में आ ही जाता है। तो इस रीजन में पीस वगैरह बहाल करने के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ये एससीओ ग्रुप बनाया, इंडिया और चाइना वहां भी साथ है। इसका आप वीडियो पड़ा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर नहीं देखो तो देख सकते हो, एससीओ के बारे में और समझ में आ जाएगा। AIIB, चाइना ने एक अलग से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना रखा है कि आसपास एशिया पैसिफिक की कंट्री को लोन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इंडिया भी उसमें मेंबर बन गया, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मनी ही दुश्मनी है, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन भी है। वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड में ये है कि यार देखो चाइना के साथ कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते खराब हैं पाकिस्तान को लेके, तो ज्यादा अच्छे से हमें काम करने की वहां पे जरूरत है, ठीक है। ज्यादा हम लोग को डिप्लोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है, ये आप लिख सकते हो, डिप्लोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग, अपने जो भी स्टैंड, जैसे गालवान पे हम लोग पीछे नहीं हटे तो नहीं हटे, इसके पहले जो स्टैंड अप हुआ था डोकलाम में हम लोग पीछे नहीं हटे तो नहीं हटे, ठीक है। बट सबसे जरूरी क्या है, अपनी कैपेसिटीज डेवलप करो, कैपेसिटीज जो है वो डेवलप करो, ये डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी कंट्री जो है, जैसे साउथ चाइना सी में देखा, वियतनाम, फिलीपींस के साथ उसके झगड़े हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो, ठीक है। कैपेसिटीज कैसे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा रिसर्च फैसिलिटीज, अच्छे साइंटिस्ट यहाँ पे बना के अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करो। अपने इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करो, ज्यादा इंपोर्ट हम लोग जो चाइना से करते हैं उसको बदलो, साउथ कोरिया से करो, उसको ताइवान से करो, ठीक है, वियतनाम से करो, बाकी कंट्रीज से हम लोग को ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत है, चाइना से इंपोर्ट को कम करने की जरूरत है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है। ये चाइना से लड़ने के लिए इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग टूल है, इकोनॉमी अच्छा करेंगे तो ही चाइना के साथ हम लड़ पाएंगे, ऐसा मनमोहन सिंह जी कहते थे। बात आती है इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन हम लोग जब कंट्री पढ़े, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इंडियन ओशियन रीजन पढ़ते ही आ रहे हैं। इंडियन ओशियन रीजन में चाइना बहुत पैर पसार रहा है, उसको हमको चेक करने की जरूरत है। जापान के साथ चाइना की नहीं बनती, तो जापान से हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के रखने की जरूरत है, जापान के साथ अच्छा काम करने की जरूरत है। देखो 2018 में एक वुहान समिट हुआ था, मे भी आपने नाम सुना हो, वुहान वही जगह है जहां से कोरोना वायरस लीक हुआ था। तो उसके पहले वुहान में एक समिट हुआ, यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे और इनफॉर्मल समिट हुआ बढ़िया से, वहां से उसके बाद से चाइना और इंडिया के रिलेशन थोड़े अच्छे हुए, ठीक। फिर वापस से जी जिनपिंग आए मामलापुरम। मामलापुरम आपका कहाँ है, इंडिया में पड़ता है, तो अक्टूबर 2019 में, तो वही समिट को, स्पिरिट को यहाँ पे वापस दोहराया गया। वुहान जो समिट हुआ
उसके बाद इंडिया चाइना के स्पिरिट को वुहान स्पिरिट बोला गया कि वुहान स्पिरिट में दोनों कंट्रीज काम करें। ठीक, तो ये दोनों कंट्रियों का रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर सेम काम मामलापुरम में हो गया कि वहां के जो जी जिनपिंग है यहाँ पे आ गए अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। बट आपने देखा कि फिर उसके बाद से कोविड-19 की प्रॉब्लम और गालवान क्लैशेस, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। तो इन सारी चीजों की वजह से आप समझ सकते हो रिलेशन अभी जो है ज्यादा खराब होता गया। बीच में 2-3 साल रिलेशन थोड़ा अच्छा ही चल रहा था। ये एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था अभी 1-2 दिन पहले, इसको आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लो, कि हम लोग चाइना को डिफेंस वाइज कैसे डिटर कर सकते हैं। तो इसमें राजा मेनन साहब लिखते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा अपनी शिप बिल्डिंग करो, ठीक है, उसमें आर्सेनल तैयार करो, पनडुब्बी जो होते हैं जिसको आप सबमरीन बोलते हैं उनको ज्यादा प्रिपेयर करो, और अपने जो आर्मी है आर्मी की मैन पावर कम करो, मतलब लोग कम करो, और टेक्नोलॉजी वाली चीजें ज्यादा बढ़ाओ। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना, पढ़ोगे आपको जरूर मजा आएगा। और गालवान की लोकेशन आपको दिखा दूं, गालवान ये रहा पैंगोंग लेक। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और सारी कंट्रीज के बाद में हम चाइना पढ़ रहे हैं, तो हर कंट्री में चाइना का रोल कहीं ना कहीं है ही, तो इसीलिए आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। बट दिक्कत अगर आई हो तो आप ऑब्वियसली कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।